हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, मूल अधिकार में आज अनुच्छेद 12 और 13 हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, इसमें कुछ विशेष जानकारी आपको देंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। हम सभी को ये पता है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है दोस्तों। इतिहास में यदि हम जा कर के एक पल देखें तो मूल अधिकारों की पहली चर्चा हमको मिलती है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें मूल अधिकार शामिल किए गए और नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1931 में कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस अधिवेशन में भी मूल अधिकार और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो हमारी संविधान सभा जब बनी तो इसमें मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। ठीक है। और इसी पर एक उप समिति बनी थी मूल अधिकार पर, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी। ठीक है दोस्तों। मूल अधिकार पर एक उप समिति भी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी दोस्तों। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर के दोस्तों। आज आर्टिकल 12 और 13 हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब क्या है, अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में कहा गया कि संसद संघ की कार्यपालिका, विधानमंडल राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, ये स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकारी जिसे भी विधि बनाने का अधिकार मिला हुआ है राज्य की परिभाषा के भीतर आ जाएगा दोस्तों। समझने का प्रयास करिएगा। एक हमारी संसद विधायिका है, विधि बनाती है, संसद के भीतर कार्यपालिका है, ठीक है, वो भी राज्य की परिभाषा में आ जाएगी। राज्यों में विधानमंडल है जो राज्य की विधायिका है, विधि बनाती है, और राज्य की भी कार्यपालिका है, वो भी राज्य के भीतर आ जाएगी। और कहा गया इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, इसमें जो भी चीज़ें हैं ये भी राज्य की परिभाषा में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है। इसके सिवा आगे एक वाद आया, मैसूर पेपर मिल्स वाद। ठीक है। इस वाद में कहा गया कि जो सरकारी कंपनी है वो भी राज्य की परिभाषा में आएगी दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 12 के तहत जो सरकारी कंपनी है वो भी राज्य की परिभाषा में आएगी। मैसूर पेपर मिल्स वाद में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जैसे मान लीजिए कि जीवन बीमा निगम है, ठीक है, सेल है, ओएनजीसी है, ये सब भी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई निजी इकाई है या एजेंसी है और बतौर राज्य के संस्था के रूप में वह काम कर रही है तो वो भी राज्य की परिभाषा में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है। ये तो एक बात हो गई। डीडी बसु साहब की किताब में एक वाद दिया गया है, बीसीसीआई बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य वाद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि क्या बीसीसीआई भी राज्य की परिभाषा में आता है कि नहीं आता है दोस्तों। ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई तो 12 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि न तो इसका गठन सरकार के किसी कानून के तहत किया गया है और न ही जो इसकी अंश पूंजी है इसमें सरकार की हिस्सेदारी है। तो अतः यह 12 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि बीसीसीआई का कार्य सार्वजनिक है, ठीक है, और एक आर्टिकल है 226, ठीक है, जिसमें राज्य के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो कहा गया कि 12 के तहत बीसीसीआई तो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र है उसके प्रति वह उत्तरदायी है, 226 के तहत। ठीक है दोस्तों। आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, और 226 के तहत हाई कोर्ट भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। लेकिन यहाँ पर 226 में हाई कोर्ट को कुछ अलग अधिकार मिले हुए हैं और कहा गया है कि मूल अधिकारों के इतर भी वह इस प्रकार की रीट जारी कर सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को अधिक अधिकार मिले हुए हैं। इसी की चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में किया, बीसीसीआई बनाम सुभाष चंद्र बोस
क्रिकेट क्लब नेताजी, ठीक है, नेताजी क्रिकेट क्लब, नेताजी क्रिकेट क्लब अन्य का ये मैटर था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 के तहत बीसीसीआई राज्य नहीं होगा, राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा, लेकिन 226 के तहत जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र है उसके प्रति वह उत्तरदायी होगा। ठीक है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 13 को लेकर चलते हैं। राज्य की परिभाषा में आपको स्पष्ट हो गया कि क्या क्या शामिल है। संसद शामिल होगा, संघ की कार्यपालिका शामिल होगी। ठीक है दोस्तों, इसके सिवा राज्य विधानमंडल शामिल होगा, राज्य की कार्यपालिका शामिल होगी, स्थानीय निकाय शामिल होंगे और अन्य कोई भी प्राधिकारी जिसे विधि बनाने का अधिकार मिला हुआ है राज्य की परिभाषा में शामिल होगा। ठीक है, और जो सरकारी कंपनी है वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। इसके सिवा कहा गया कि कोई प्राइवेट निजी इकाई है या निजी एजेंसी है, वो बतौर सरकारी एजेंसी के रूप में काम कर रही है, तो वो भी 12 के भीतर राज्य की परिभाषा में आ जाएगी। दोस्तों, ये हो गया राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिएगा कि अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को, ठीक है, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है, जान लीजिएगा अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी देता है। ठीक है, अगर विधायिका कोई ऐसी विधि बनाएगी जो असंवैधानिक है तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को देता है अनुच्छेद 13 दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 13 में है क्या चीज़। अनुच्छेद 13 में 4 खंड है दोस्तों। ठीक है, नंबर 1 पहला कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ के पूर्व जो विधियां थीं, ठीक है, यदि वो मूल अधिकारों से असंगत हैं तो जहां तक असंगत हैं वो शून्य मानी जाएगी। 13(1) में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ के पूर्व की जो विधियां हैं यदि वो मूल अधिकारों से असंगत हैं तो जहां तक असंगत हैं उन्हें शून्य माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13(2) कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उन्हें न्यून करती है या अल्प करती है। जहां तक उल्लंघन करती है वहां तक वो विधि शून्य मानी जाएगी। ठीक है, और अभी पीछे राज्य की परिभाषा आपको बताई दिए हैं। 13(3) कह रहा है कि भारत में विधि का बल जिनको मिला हुआ है, जैसे अध्यादेश हुआ, कोई आदेश हुआ, कोई उपविधि हुई, विनियम हुआ, नियम हुआ या कोई रूढ़ या प्रथा, जिन्हें भी विधि का बल मिला हुआ है ये सब विधि के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। ये 13(3) कह रहा है। ठीक है, 13(4) को 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया और कहा गया कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा। 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा। अभी बात हम आगे स्पष्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मामला क्या है, ये क्या विवाद है, तब ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, एक वाद आया, सबसे पहले शंकरी प्रसाद वाद आया, ठीक है, बनाम भारत संघ 1951 में। इसमें कहा गया कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होता है, मतलब उसे विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बात हो गई। ये शंकरी प्रसादवाद में कहा गया 1951 में। इसके बाद तुरंत 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थानवाद आ गया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सेम बात जो शंकरी प्रसादवाद में कहा गया कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा, 2 में कह दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद आया और इसमें कहा गया कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी 13(2) में जो विधि है उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, दोनों मैटर को पलट दिया गया कि जो संविधान संशोधन भी आप करें वो भी 13 के तहत विधि माना जाएगा, अर्थात उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है और उसे भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस बात पर सरकार सतर्क हो गई और संसद ने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन करके 1971 में, ठीक है, 13(4) जोड़ दिया और कहा इसमें कि जो संविधान संशोधन होता है 368 के तहत वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को बचा ले गई सरकार। ठीक है, संसद के माध्यम से। इसके बाद 1973 में
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया और इस वाद में 24वें संविधान संशोधन पर सहमति हो गई। इस वाद में उसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसमें कहा गया कि संशोधन 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस वाद में मूल ढांचे की बात की गई दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब एक चीज़ आप हमको बताइएगा कि स्वीय विधि जो होती है, व्यक्तिगत विधि जो होती है, वो क्या 13 के तहत विधि मानी जाएगी? पता है आपको? अहमदाबाद वुमेन वाद में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि जो स्वीय विधि है, व्यक्तिगत विधि है, जैसे हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, क्रिश्चियन विधि, यह विधि 13(2) के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। 13(2) के तहत इसे विधि नहीं माना जाएगा। जो व्यक्तिगत विधि है दोस्तों, इसे आप ख्याल रखिएगा, ये टेक्निकल प्रश्न है, कभी भी आपके सामने पूछा जा सकता है कि स्वीय विधि या व्यक्तिगत विधि क्या 13(2) के तहत विधि माना जाएगा? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है, अहमदाबाद वुमेन वाद में, कि इसे अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 13 से ही आच्छादन का सिद्धांत है, ग्रहण का सिद्धांत है, जिसे भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में लाया गया। आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत ये है, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा कि संविधान के प्रारंभ की जो पूर्व विधियां हैं वो समाप्त नहीं होंगी, लेकिन मूल अधिकार के आ जाने से जो उनसे असंगत हैं वो ढक ली जाएंगी, और जब तक मूल अधिकार रहेगा तब तक वो ढकी रहेंगी। आच्छादन या ग्रहण का मतलब कि ढक दिया जाना दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत है 13 से संबंधित, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। और एक सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया कि जो विधि मूल अधिकार से असंगत है उसे वहाँ से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन यदि उसे निकालने से वह पूरा ही जो पूरा मैटर लाया गया है वो असार हो जाता है, तो समझिए कि पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 लाइन की एक कोई विधि लाई गई और तीसरी लाइन मूल अधिकार से संगत है, तो तीसरी लाइन को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन यदि तीसरी लाइन को अलग करने से पूरी विधि का मतलब समाप्त हो जा रहा है, तो पूरी विधि भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आई है 12-13, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।